अवैध प्रवास और राष्ट्रीय हित, भारत के लिए मानवता और सुरक्षा का संतुलित दृष्टिकोण। यह लेख रति अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। करुणा की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। यह विचार सुंदर है, पर नीतियां केवल सुंदर विचारों पर नहीं चलती। भारत के नाजुक सामाजिक और राजनीतिक तानेबाने में कानून, संसाधन और न्याय संगत जवाबदेही को संतुलित रखना ही सच्ची करुणा का रूप है। कोई इंसान अवैध नहीं है। यह नारा आज दुनिया भर में आप्रवासन और शरणार्थियों के अधिकारों से जुड़ी बहसों में बहुत लोकप्रिय हो गया है। मानवाधिकार संगठनों, कलाकारों और कुछ प्रगतिशील नेताओं ने इसे यह संदेश देने के लिए अपनाया है कि हर इंसान की गरिमा और समानता सबसे जरूरी है। हाल ही में अभिनेता प्रकाश राज ने भी कहा कि कहीं भी जाना गलत नहीं है और इस धरती पर कोई इंसान अवैध नहीं हो सकता। ये बातें सुनने में भावनात्मक और प्रेरक लगती हैं, लेकिन जब हम इन्हें आधुनिक राष्ट्रों और उनके कानूनों की हकीकत के संदर्भ में देखते हैं तो कई मुश्किल सवाल सामने आते हैं। यह लेख इस नारे के मानवीय आकर्षण और उसकी वास्तविक सीमाओं दोनों पर रोशनी डालता है, खास तौर पर भारत के संदर्भ में, जहां अवैध आप्रवासन का इतिहास बेहद जटिल और दर्दनाक रहा है। लेख बताता है कि यह नारा भले ही एक ऊंचे नैतिक आदर्श की ओर इशारा करता हो, लेकिन कानून, जनसंख्या और भूराजनीति की सच्चाइयों के सामने टिक नहीं पाता, खासकर ऐसे देश में जहां सीमाएं असुरक्षित हैं, पहचान को लेकर लगातार विवाद होता है और जनसंख्या संतुलन एक बहुत संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा है। नैतिक सार्वभौमिकता और मानवीय गरिमा, कोई इंसान अवैध नहीं है। इस नारे का मतलब है कि इंसानियत की कीमत कानून से नहीं तय की जा सकती। यह उन लोगों के लिए करुणा की बात करता है जो युद्ध, अन्याय, गरीबी या जलवायु संकट की वजह से अपने घरों से बेघर हो गए हैं, और उस कठोर रवैये का विरोध करती है जो लोगों को अवैध कहकर उनके अधिकार छीन लेता है। दार्शनिक हन्ना एरेंट ने लिखा था कि जब किसी से नागरिकता छिन जाती है तो वह अधिकार पाने के अधिकार से भी वंचित हो जाता है। इस तरह यह नारा मानवाधिकार की उस भावना को आगे बढ़ाता है जो कहती है कि हर इंसान की गरिमा का सम्मान होना चाहिए, चाहे वह किसी भी देश या पहचान से जुड़ा हो। लेकिन नैतिक सिद्धांतों को राजनीतिक व्यवहार में बदलना आसान नहीं है। आधुनिक राष्ट्र राज्य संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और नागरिकता की सीमाओं पर आधारित होते हैं। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, जैसे 1951 का शरणार्थी सम्मेलन और 1967 का प्रोटोकॉल, भी शरण चाहने वालों, मान्यता प्राप्त शरणार्थियों, कानूनी प्रवासियों और बिना अनुमति सीमा पार करने वालों के बीच स्पष्ट अंतर करता है। अगर कोई अवैध नहीं, जैसे नारे में सभी श्रेणियां एक साथ मिला दी जाए, तो वही कानूनी ढांचा जो अधिकारों को लागू करने योग्य बनाता है, कमजोर पड़ जाता है। कानूनी विचारकों के अनुसार, अधिकार तभी वास्तविक होते हैं जब उन्हें लागू करने और उनकी रक्षा करने वाली संस्थाएं काम कर रही हों। अगर कानून की सीमाएं धुंधली पड़ जाए, तो अधिकारों का मतलब खो जाता है, क्योंकि उन्हें बचाने का कोई ठोस तरीका नहीं रह जाता। अगर इस नारे को सार्वभौमिक सच मान लिया जाए, तो इसका मतलब होगा एक ऐसी दुनिया जहां कोई सीमाएं न हो और हर व्यक्ति को कहीं भी जाने का पूरा अधिकार मिले। लेकिन खुली सीमाओं की हकीकत इतनी आसान नहीं है। हर देश के पास सीमित संसाधन होते हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल, घर, नौकरियां और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, जो बहुत ज्यादा लोगों के आने पर दबाव में आ सकती हैं। जब प्रवासी इन्हीं सीमित संसाधनों के लिए स्थानीय लोगों से मुकाबला करने लगते हैं, तो टकराव और राजनीतिक विरोध शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में इंसानी गरिमा की रक्षा नहीं होती, बल्कि विदेशी विरोध, सामाजिक तनाव और अधिकारों के उल्लंघन जैसी समस्याएं बढ़ती हैं, जो प्रवासियों और स्थानीय लोगों दोनों को प्रभावित करती हैं। कोई इंसान अवैध नहीं है,
जैसे नारों की असली मुश्किल यही है कि जब इन्हें राजनीति और कानून की हकीकत से अलग कर दिया जाता है तो ये भलाई से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। अन्याय रोकने के बजाय ऐसा नारा कभी कभी समाज में और बंटवारा बढ़ा देता है और उसी इंसानी गरिमा को कमजोर कर देता है जिसे बचाने की बात कही जाती है। नागरिकों के अधिकारों की अनदेखी। प्रवासियों के अधिकारों की बात करते समय नागरिकों के अधिकारों को भी मानना जरूरी है। सरकार से उम्मीद सिर्फ इंसानियत निभाने की नहीं होती, बल्कि अपने लोगों की भलाई, सुरक्षा, संस्कृति और लोकतांत्रिक हकों की रक्षा करने की भी होती है। जब अवैध आप्रवासन को नैतिक बहाने से नजरअंदाज किया जाता है तो उसका बोझ समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर पड़ता है और सबसे ज्यादा असर स्थानीय लोगों पर होता है। इससे नागरिकों के असली अधिकार कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हक सिर्फ आदर्शों से नहीं बल्कि नागरिकता और ठोस राजनीतिक व्यवस्था से जुड़कर ही सुरक्षित रहते हैं। जैसा कि विचारक हन्ना एरेंट ने कहा था, नागरिकता किसी को बाहर करने का तरीका नहीं बल्कि वही आधार है जो अधिकारों को असल मायने देती है। सेलिब्रिटी बयानबाजी और राजनीतिक खोखलापन। ऐसे नारे जल्दी लोकप्रिय हो जाते हैं क्योंकि इन्हें अक्सर सेलिब्रिटी, कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी बार बार दोहराते हैं। वे लोग जिनके पास प्रभाव तो होता है लेकिन नीतियां बनाने की असली जिम्मेदारी नहीं होती। उनके शब्द भावनात्मक असर तो डालते हैं मगर वे उन हकीकतों से अनजान रहते हैं जिनसे सरकारों को हर दिन जूझना पड़ता है, जैसे कौन शरणार्थी कहलाने का हकदार है, शरण किन शर्तों पर दी जानी चाहिए और सीमित संसाधनों का बंटवारा नागरिकों और प्रवासियों के बीच न्यायपूर्ण तरीके से कैसे हो। दार्शनिक जैक्स रांसियर के शब्दों में, ऐसे नारे खाली संकेत बन जाते हैं जो सुनने में नैतिक लगते हैं पर असली समाधान नहीं देते। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये नारे अक्सर नेताओं के लिए ढाल बन जाते हैं, जिससे वे करुणा भरे शब्दों के पीछे छिपकर उन कठिन लेकिन जरूरी फैसलों से बच निकलते हैं जो आप्रवासन नीति के लिए बेहद आवश्यक हैं। भारत में अवैध आप्रवासन, पैमाना, चुनौतियां और जोखिम। भारत की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक परिस्थितियां इसे बड़े पैमाने पर अनियंत्रित आप्रवासन के प्रति विशेष रूप से असुरक्षित बनाती हैं। देश की 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी स्थलीय सीमाएं नदियों, दलदलों, जंगलों और घनी आबादी वाले गांवों से होकर गुजरती है। ऐसे इलाकों की निगरानी करना बेहद कठिन है। इनमें से सबसे संवेदनशील भारत बांग्लादेश सीमा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में लाखों अवैध बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं। इस समस्या को भारत की पहचान प्रणाली की कमजोरियां और बढ़ा देती हैं। नकली आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड और जमीन के कागज जैसे दस्तावेजों ने कई अवैध प्रवासियों को स्थानीय आबादी में घुलने मिलने का मौका दिया है। इससे नागरिक और गैर नागरिक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, पहचान करना मुश्किल हो जाता है और स्थानीय जनसंख्या में ऐसे बदलाव आते हैं जो राजनीतिक तनाव पैदा करते हैं। इन्हीं खतरों को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने उच्च स्तरीय समितियां बनाई हैं और जनसांख्यिकीय अध्ययन कराए हैं ताकि अवैध आप्रवासन के पैमाने और असर को बेहतर तरीके से समझा जा सके। साफ जाहिर है कि नीति स्तर पर इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। भारत की प्रतिक्रिया इसके बदलते कानूनी ढांचे से भी आकार लेती रही है। अवैध प्रवेश से निपटने वाला मुख्य कानून आज भी 1946 का विदेशी अधिनियम है, जो औपनिवेशिक दौर की धरोहर है। यह सरकार को अनधिकृत प्रवासियों को पहचानने, हिरासत में लेने और निर्वासित करने की शक्ति देता है, लेकिन इसका पालन अक्सर असंगत रहा है। 1983 का अवैध प्रवासी न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण अधिनियम, जो केवल असम में लागू हुआ, स्थिति को और जटिल बना गया। इस कानून ने निर्वासन की प्रक्रिया कठिन कर दी क्योंकि इसमें प्रमाण का बोझ शिकायतकर्ता पर डाल दिया गया, प्रवासी पर नहीं।
इस अधिनियम की व्यापक आलोचना हुई और 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ मामले में इसे असंवैधानिक ठहराकर अवैध आप्रवासन को बाहरी आक्रमण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। हाल के वर्षों में 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना। इस कानून ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को तेजी से नागरिकता देने का प्रावधान किया। समर्थकों का कहना है कि यह उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए आवश्यक मानवीय राहत है, जबकि आलोचकों का तर्क है कि यह भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान और कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को कमजोर करता है। जब इसे पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी लागू करने के प्रस्ताव के साथ जोड़ा गया, तो सीएए ने व्यापक विरोध, मुकदमेबाजी और तीखी राजनीतिक लड़ाई को जन्म दिया। यह दर्शाता है कि भारत की आप्रवासन नीति कानून, धर्म और राष्ट्रीय पहचान के सवालों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। प्रवर्तन की खामियां और संरचनात्मक चुनौतियां कानून मौजूद होने के बावजूद प्रवर्तन में गंभीर बाधाएं बनी हुई हैं। भारत की लंबी और जटिल सीमाओं की निगरानी बेहद कठिन है। असम में नदियां सीमा रेखाओं को काटती हैं, त्रिपुरा और मिजोरम में घने जंगल दृश्यता को सीमित करते हैं और कई ग्रामीण इलाकों में गांव दोनों ओर फैले हैं, जिससे सीमा पार करना आसान हो जाता है। भारत ने बांग्लादेश सीमा के कुछ हिस्सों पर बाढ़, फ्लडलाइट्स, ड्रोन और स्मार्ट सेंसर लगाने में निवेश किया है, लेकिन कवरेज अधूरा है और नतीजे असमान। देश के भीतर समस्या और गंभीर हो जाती है। स्थानीय पुलिस और सीमा एजेंसियों के पास अक्सर पर्याप्त संसाधन नहीं होते। भ्रष्टाचार और व्यापक दस्तावेजी धोखाधड़ी प्रवर्तन को और कमजोर कर देती है। कई अवैध प्रवासी शहरी झुग्गियों या दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में बस जाते हैं, जहां पहचानना मुश्किल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील होता है। निर्वासन भी आसान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 सभी, यहां तक कि गैर नागरिकों को भी न्यायिक प्रक्रिया की गारंटी देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिबद्धताएं भी मनमानी कार्रवाई पर रोक लगाती हैं। ऊपर से मूल देश, खासकर बांग्लादेश, अक्सर ऐसे प्रवासियों को वापस लेने से इनकार कर देते हैं। इन सभी वजहों से भारत के पास कानूनी अधिकार होने के बावजूद corruption and widespread document fraud further undermine enforcement efforts. Many illegal immigrants settle in urban slums or remote rural areas where detection is both hard and politically sensitive. Deportation itself is another challenge. India's constitutional guarantees under Articles 14 and 21 require due process for all, including non-citizens. International human rights commitments also restrict arbitrary action. On top of this, origin states, especially Bangladesh, are often unwilling to recognize or take back undocumented migrants. These factors leave India with limited options, despite strong legal authority on paper. Risks and implications illegal immigration in India is not just a law and order problem. It has wide-ranging social, political, economic, cultural, and security consequences. Its effects are felt across many areas, reshaping population patterns, shifting political balances, straining limited resources, and deepening identity-based anxieties. Demographic shifts. Border states like Assam and West Bengal have carried much of the burden of undocumented migration, especially from Bangladesh. The arrival of large Bengali-speaking Muslim communities has fueled fears among local Hindus and tribal groups of being outnumbered in their own regions. These demographic changes directly affect ethnic balance, cultural survival, and political representation. The 2019 National Register of Citizens (NRC) process in Assam reflected these long-standing concerns, as the state tried to clearly identify genuine citizens amid mounting anxieties. Cultural and identity tensions. Illegal immigration also brings challenges of cultural assimilation. Large inflows alter the linguistic, religious, and everyday practices of host communities, creating fears of identity erosion.
In Assam, worries about preserving the Assamese language and culture have repeatedly led to mass protests and violent mobilizations. In urban areas, demographic changes, seen in settlement patterns, religious observances, and cultural habits, often spark tensions between migrants and locals who feel their way of life is under threat. Economic pressures. Migrants play a significant role in the informal economy, working in sectors such as construction, agriculture, and domestic labor. This provides industries with cheap workers, but also creates competition for scarce jobs, land, and welfare benefits. Fraudulent documents enable many migrants to access subsidized housing, healthcare, and education, thereby further burdening already overstretched public services. The result is a double effect. While migrants contribute to local economies, they also increase pressure on limited resources. For poor citizens, this competition fuels resentment, reinforcing cycles of marginalization and hostility. Political and security concerns. The political effects of illegal immigration are far-reaching. When undocumented migrants obtain voter IDs and enter electoral rolls, they change the यह आतंकवाद, तस्करी और विद्रोह जैसे खतरों को बढ़ाता है, जिससे आप्रवासन सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ जाता है। सामाजिक संघर्ष और सांप्रदायिक हिंसा। अवैध आप्रवासन अक्सर हिंसा का कारण बन जाता है। स्वदेशी समूह प्रवासियों को अपनी जमीन, आजीविका और संस्कृति के लिए खतरा मानते हैं, जिससे समुदायों के बीच टकराव होता है। 2012 में असम में हुई जातीय हिंसा, जिसमें लाखों लोग विस्थापित हुए, इस बात की कठोर याद दिलाती है कि जनसांख्यिकीय विवाद कितने खतरनाक हो सकते हैं। इसी तरह के तनाव त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ तक कि दिल्ली तक में देखे गए हैं, जो दिखाता है कि जब आप्रवासन अनियंत्रित रहता है तो सामाजिक सौहार्द कितना नाजुक हो सकता है। भारत में यह नारा क्यों गैर जिम्मेदाराना है? भारत के संदर्भ में प्रकाश राज का कोई इंसान अवैध नहीं है नारा केवल सरलीकृत नहीं। Political balance. Critics often accuse parties of deliberately cultivating migrant communities as vote banks, undermining fair democratic representation. Security risks also grow. Unchecked migration makes it easier for extremist groups or criminal networks to exploit porous borders. In South Asia's volatile environment, this raises threats of terrorism. बांग्लादेश और म्यांमार के साथ के कारण बेहतर सीमा प्रबंधन बेहद जरूरी है। इसमें बाढ़ और फ्लडलाइट जैसे भौतिक ढांचे के साथ साथ ड्रोन, बायोमेट्रिक डाटाबेस और AI आधारित निगरानी जैसी तकनीकों का प्रयोग भी होना चाहिए। साथ ही पड़ोसी देशों के साथ सहयोग भी जरूरी है ताकि अनियमित प्रवासन की जड़ों पर रोक लगाई जा सके। न्यायिक प्रक्रिया की गारंटी, प्रवर्तन बेहतर होने पर भी संवैधानिक गारंटियां बनी रहनी चाहिए। निर्वासन और हिरासत पारदर्शी प्रक्रियाओं के तहत होनी चाहिए ताकि मनमानी कार्रवाई रोकी जा सके और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का पालन हो। यह प्रवासियों की गरिमा की रक्षा करता है और राज्य को पक्षपात या दुरुपयोग के आरोपों से बचाता है। शर्तों के साथ वैधीकरण के रास्ते, लंबे समय से बसे हुए और स्थानीय अर्थव्यवस्था व समुदायों में घुल-मिल गए प्रवासियों के लिए भारत सख्त नियमों के तहत नियमितीकरण की संभावना तलाश सकता है, जैसे रहने की अवधि, साफ आपराधिक रिकॉर्ड और आत्मसात होने की इच्छा। इससे उन्हें स्थायी अनिश्चितता में रखने से बचा जा सकेगा, साथ ही राज्य का नियंत्रण भी बना रहेगा। एकीकरण और सामुदायिक कार्यक्रम, प्रवासी बस्तियों को ऐसे उपायों से समर्थन दिया जाना चाहिए जो मेजबान आबादी के साथ टकराव कम करें। भाषा सीखने, सांस्कृतिक अनुकूलन और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम पहचान हानि के डर को घटा सकते हैं। प्रभावी एकीकरण प्रवासियों के राजनीतिक या सांप्रदायिक शोषण की संभावना भी कम करता है। जनसांख्यिकीय संवेदनशीलता, नीति को उन राज्यों के नाजुक जनसांख्यिकीय संतुलनों का ध्यान रखना होगा, जैसे असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। यहाँ कड़े प्रवासन नियंत्रण और स्वदेशी समूहों के लिए लक्षित कल्याणकारी उपाय अनिवार्य हैं, ताकि अशांति रोकी जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग,
अवैध आप्रवासन का हल केवल भारत अकेले नहीं निकाल सकता। बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के साथ प्रत्यावर्तन, शरणार्थी प्रबंधन और सीमा सुरक्षा पर द्विपक्षीय व क्षेत्रीय समझौते जरूरी हैं। ऐसी कूटनीति भारत का बोझ हल्का करती है और वैश्विक प्रवासन बहस में उसकी स्थिति मजबूत करती है। सेलिब्रिटी बयानबाजी से आगे प्रकाश राज का कोई इंसान अवैध नहीं है नारा यह दिखाता है कि कैसे नैतिक नारों को प्रवासन बहस में तुरंत ध्यान मिल जाता है। हालांकि ये भावनात्मक रूप से प्रभावशाली होते हैं, लेकिन संदर्भ से काटकर इस्तेमाल करने पर ये सही और खतरनाक साबित हो सकते हैं, खासकर भारत में, जहां जनसांख्यिकी, पहचान और संप्रभुता की चिंताएं बेहद गहरी हैं। भारत को केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि गंभीर प्रवासन नीति की जरूरत है। ऐसी नीति जो मानवीय संवेदना को कानूनी स्पष्टता, जनसांख्यिकीय सावधानी और संवैधानिक जिम्मेदारी के साथ जोड़े। केवल ऐसे संतुलित दृष्टिकोण से ही भारत प्रवासियों की गरिमा की रक्षा कर पाएगा और साथ ही नागरिकों के अधिकारों, सामाजिक स्थिरता, न्याय और दीर्घकालिक वैधता को सुनिश्चित कर सकेगा।